Assalamu alaikum everyone. This is Khala Abid here. Today we are going to start our next lecture और इसमें हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये हमारा क्लिनिकल मेडिसिन का मॉड्यूल है और इसकी ये एक शॉर्टेस्ट डिस्क्रिप्शन इन फ्रंट है. तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन अभी हमारा व्हाई माय स्लाइड्स आर नॉट मूविंग. या थैंक यू. सो रेस्पिरेटरी मेडिसिन में हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया है. इसमें लाइक मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन वी आर डन विद दैट. और अगर हमारे पास ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की फ्लक्चुएशन होती है, बेसिकली रेस्पिरेशन के बेसिक ट्रिगर्स क्या हैं, इसको हमने क्लिनिकल फिजियोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, वी आर डन विद दैट. क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ वी आर डन. ओके, सो नाउ देयर आर सर्टेन चेंजेस जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आती हैं और उनको नेगोशिएट करना इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बिकॉज दे हैव समथिंग टू डू विद द क्लिनिकल फिजियोलॉजी. और उसके बाद लेटर ऑन देयर विल बी डिफरेंट डिसऑर्डर्स. उनमें लाइक आपके पास जो रेस्पिरेशन में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, उन्हीं चेंजेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो पैथोलॉजिकल सिचुएशन में आती हैं. आई वांट टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. ओके, तो उसके लिए टुडे वी विल डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू एक्सरसाइज और मतलब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज इन शॉर्ट. तो मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में भी पूछा था, उसमें मेरे पास ये था कि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसमें क्या चेंजेस आती हैं. तो आप लोगों ने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कोई भी चेंज नहीं आता. अगर तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता तो फिर आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता क्यों है ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जहां तक मेरी असेसमेंट है महापारा के आंसर के अकॉर्डिंग के रेस्पिरेशन का हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज बिकॉज आपने देखा है एक्सरसाइज के दौरान हम गैस्पिंग एफर्ट करते हैं, हम इंस्पायर बहुत डीप करते हैं, बहुत रैपिड ब्रीदिंग होती है. और अगर आप एक नॉन एथलेटिक पर्सन हैं तो जब आप बहुत ज्यादा या थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी शैलो ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है. लेकिन इनिशियली आप गैस्पिंग आपकी ब्रीदिंग होती है, आपकी एक्सटेंट एंड रेट ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों बड़ी हुई होती हैं. तो ये तो तभी बढ़ती है ना जब हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर होगा, बिकॉज आपको तो ये पता है कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है और उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर वो ट्रिगर होगा तो फिर हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंस्पायरेशन के लिए वॉल्यूम बनेगा तो हवा अंदर आएगी. ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि अगर तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बेसिक ट्रिगर हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं पेरिफेरल एंड सेंट्रल. अगर आपके पास ऑक्सीजन में कोई फ्लक्चुएशन आ रही है ब्लड में तो वो फॉरन रिस्पॉन्ड करेंगे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर. अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट अगर आपके पास पीएच आपकी फ्लक्चुएट हुई हुई है या आपका बॉडी टेम्परेचर है तो वो भी कम्युनिकेट किया जाता है विद द सेंट्रल जो हमारे एरियाज हैं. खैर, कम टू द पॉइंट बैक. तो उसमें हम लोग ये बता रहे थे कि तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि फिर आपका, अब मैं आपको ये इलेबोरेट कर रही हूँ कि हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ना कि रेट बढ़ता है बल्कि एक्सटेंट ऑफ इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या एक्सटेंट ऑफ ब्रीदिंग या एक्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाती है. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है. ब्रीदिंग जो होती है वो हमारी सिंपल इन एंड आउट एयर मूवमेंट होती है और अगर आप रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें वो सारे मेटाबॉलिकल चेंजेस होते हैं, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं और उनको भी इनकलकेट करते हैं इस टर्म में. सो रेस्पिरेशन इज अ ब्रॉडर एंड एन एम्ब्रेला टर्म. ठीक है, तो उसमें यस, तो अगर मुझे महापारा जल्दी से ये बता दें कि हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ता है, क्योंकि बेसिक ट्रिगर कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ड्राइव नहीं है, ये बात हमें क्लियर हो गई है. ऑक्सीजन मेजर ड्राइव नहीं है, तो फिर असल में ड्राइव है क्या, उस सेंटर को ट्रिगर कौन कर रहा है. महापारा knows the answer. अगर महापारा क्विकली हमें बता दें तो that would be awesome. टाइम सेव हो जाए. जी, मैं ये बता रही थी कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब हमारे पास बेसिक ट्रिगर रेस्पिरेशन के कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के प्रेशर में डिफरेंसेस आते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना. अब वो बेसिक ट्रिगर तो हमारे पास वो तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो उनमें तो कोई चेंज आई नहीं. अभी आपने खुद ही मेरे साथ कम्युनिकेट किया है कि PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आता, ऐसे ही है. आप ही, मैं इसको ना मतलब वो नहीं लूंगी कि मुझे बिल्कुल क्लियर कट है. एक्चुअली मैंने ना ये वाला सही से वो अपना नहीं किया, लेकिन मुझे ये है कि सेम ही रहता है.
ठीक है, और आपने हमारी डिस्कशन फॉलो की है, जो मैंने अभी शुरू में एक इनिशियल डिस्कशन की है, बात को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए तमहीद बांधी है स्टार्ट में, आपने फॉलो किया वो? जी 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 मैं सुन रही थी। ठीक है, बात कनेक्टेड हुई आपकी या कहीं पॉइंट्स रह गए हैं? नहीं, जी क्लियर है, काफी हद तक क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं अभी आपने यही कहा ना कि हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेम रहते हैं। जी, तो मैं ये पूछ रही थी कि फिर रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर कौन करता है? आपकी रेस्पिरेशन मैंने स्टार्ट में यही बोला है, जब मैं बता रही थी अपनी इनिशिएशन में, कि हमारी रेट और एक्सटेंट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बढ़ जाती है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि वो बढ़ जाती है, नॉर्मल से हट गई है, थोड़ी एबनॉर्मल हुई भी। एबनॉर्मल तो मैं नहीं कहूंगी, वो आपका बॉडी का डिफेंसिव रिस्पॉन्स ही है। आपके रेस्पिरेशन का रेट और एक्सटेंट इसीलिए बढ़ता है ताकि आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रही है, बाहर फेंकी जाए। तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज ही है, आपके बॉडी के एडेप्टेशन है टुवर्ड्स एक्सरसाइज। अब मैं ये कह रही थी जी जी कि ये रेस्पिरेटरी रेट बढ़ कैसे जाता है? ट्रिगर तो हमारे पास नॉर्मली जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर कौन कर रहा है, तो उसमें आपके पास ये गैसेस के चेंजेस थे, ठीक है, या आपके इमोशनल सेंटर से वो ट्रिगर होते थे, हायर सेंटर से रेस्पिरेटरी सेंटर को इम्पल्स जाती थी, वो चालू हो जाता था। नीचे हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, फ्रेनिक नर्व्स हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारा आप लोगों ने पढ़ लिया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक्सरसाइज में रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ता है? मेजर ड्राइव क्या है इसके पीछे? ट्रिगर कौन सा है बेसिक? आपकी ट्रिगर जो है वो प्रोप्राइटरी रिसेप्टर्स, जी हाँ, बिल्कुल, प्रोप्रियोसेप्शन, जो सेंसरी मतलब मूवमेंट करते हैं। ऑब्वियसली एक्सरसाइज के दौरान मूवमेंट होती है, वो सेंसर करके सारी मूवमेंट को फिर इम्पल्सेस भेजते हैं कॉर्टिकल सेंटर्स को, और फिर वो आगे जो है ना वो स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस को, और जी हाँ बिल्कुल, फर्दर जो है ना वो रेट इंक्रीज होता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे हायर सेंटर से जो पिरामिडल या एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज अगर आप लोगों को याद होंगे, जी जी इस तरह के होते थे। ये हमारे पास पिरामिडल एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज हैं, ये हमारी राइट साइड ऑफ बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी है, इस तरह से। अब प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग आती है हमारे जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग मैं आपको अगर दिखा दूं, एक सेकेंड, प्रोप्रियोसेप्शन हियर इज इट, विजिबल है आप लोगों को? ये जो आपने दो ब्रेन्स वाली स्लाइड खोली है, पाथवे ब्रेन के साथ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली? ये प्रोप्रियोसेप्शन, अच्छा ये खोली है, ठीक है। ठीक है। तो हमारे जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मैंने प्रोप्रियोसेप्शन का लास्ट टाइम आपको बताया था कि मसल्स से, जॉइंट से, जो रैपिडली मूविंग कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं जॉइंट से, उनसे सिग्नल जाते हैं हायर सेंटर। बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन में आपके लोकोमोटर सिग्नल्स जाते हैं, आपके मूवमेंट के सिग्नल्स जाते हैं, ये आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन होती है। तो उसने एक छोटा सा यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा एक विजुअल बना के दिखाया हुआ है कि आपके यहाँ पे रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं हायर सेंटर में। फिर वहां से कॉर्टिकल एरियाज जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, और बिकॉज हायर सेंटर तक हमारे सिग्नल जाते हैं, और फिर हायर सेंटर जो है वहां से डिसेंडिंग फाइबर्स नीचे भेजते हैं। तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स का तो पता होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स का भी याद होगा, ठीक है। तो वो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग ऐसी जाती है, और फिर याद देखेगा तो ये हमारे पास जो है ना वो डायरेक्ट आपको डीआरजी और वीआरजी भी याद होंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हायर सेंटर से इम्पल्सेस आई हैं टुवर्ड्स योर रेस्पिरेटरी सेंटर दैट इज लोकेटेड इन मिडिल ऑब्लोंगेटा, वो हमारे पास डीआरजीज और वीआरजीज हैं, वो हमारे पास पीछे लाइक ये देखेगा आपके इस तरह से लोकेट होते हैं मिडिल एरिया में। तो अब वो तो आपके ट्रिगर हो गए, चलें ठीक है, ये नीचे से यहाँ से मसल से प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग आए, उन्होंने हायर सेंटर को स्टिमुलेट किया, इन्होंने डिसेंडिंग फाइबर्स भेजे, यहाँ पे सेंटर रेस्पिरेटरी है, ये चालू हो गया। और एक्सरसाइज में चूंकि आपके पास जो एक्सपायरेशन है वो भी एक्टिव होती है, तो आपका वीआरजी भी चालू हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके पास इम्पल्सेस आती हैं डाउन, वो आपको पता है कौन कौन सी नर्व्स आती हैं, क्विकली रिवाइज कर दीजिएगा। फेरेंजियल नर्व, नहीं, जो हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं, यहाँ से देखे ना, ये हमारा रेस्पिरेटरी, सपोज कर लें ये रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ पे है, बिकॉज मुझे स्लाइड से पीछे जाना पड़ेगा, मैं इसे कोई हाइपोथेसाइज कर रही हूँ कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सेंटर यहाँ ट्रिगर हो जाता है,
जब हमारे डीआरजी लोकेट कर लें, जहाँ पे हमारे इंस्पायरेटरी न्यूरॉन थे, वीआरजी में तो हमारे पास एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी दोनों थे ना, और वीआरजी तब ट्रिगर हो रहा था जब फोर्स्ड ब्रीदिंग थी। जी जी ठीक है, तो अब मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि जब हमारे पास डीआरजी ट्रिगर हो गया है, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन हायर सेंटर ने ट्रिगर कर दिया आपका रेस्पिरेटरी सेंटर, इन शॉर्ट ना डीआरजी बोले ना वीआरजी बोले, रेस्पिरेटरी सेंटर बोल रहे हैं, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सेंटर इन्हीं पे ही कंसिस्ट है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ना वो। जी 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 तो वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ट्रिगर हो जाते हैं, वो ट्रिगर होके बिकॉज वो इटसेल्फ फिर आगे मोटर फाइबर्स भेजते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो ये अगर मैं यहाँ से दिखा सकूं, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स, मेरा ख्याल है यहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो जो मोटर फाइबर्स आते हैं यहाँ से और फिर मोटर फाइबर्स आगे जाते हैं, वो फिर नर्व बनाते हैं। मैं वो वाली नर्व्स आपसे पूछना चाह रही थी। फ्रेनिक नर्व, वो फ्रेनिक नर्व होती है, और भी नर्व्स, और भी बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। वो जो मोटर फाइबर्स यहाँ से आएंगे, फिर आगे से वो सारे फाइबर्स मिलके नर्व्स बनाते हैं। एक तो फ्रेनिक नर्व होगी जिसने डायफ्राम को ट्रिगर करना है, और भी हमारे पास, जी प्लीज छोड़ नहीं करो, बाहर ले जाओ। जी जी, आप भूल गए? जो रेस्पिरेटरी सेंटर से निकलती हैं। हाँ, जी बिल्कुल, जो रेस्पिरेटरी सेंटर से निकलती हैं। 9 और 10 cranial। गाइस, इंटरकोस्टल नर्व्स। ओह सॉरी, हाँ, हेलो अस्मा, आर यू हियर? इंटरकोस्टल नर्व। जी मैं सुन रही हूँ। ये देखें, हमारा ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस था, और ये हमारे पास ये जी जी बीआरजीज जी थे। जी यहाँ से मैंने आपको कहा था लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसका, कॉर्डल एंड रोस्टर पोर्शन। हाँ जी, कॉर्डल एंड रॉस्टल जो है वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर में, ये वीआरजी में होता है डेफिनेटली। वो मैंने इसको बहुत इलेबोरेट करके दिखाया था, ये रहा हमारे पास। जी अब मैंने कहा था कि यहाँ से देखे ना, अब ये तो आ गया सिग्नल, ये तो हमारे पास ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है ना, अभी तो स्टिमुलेट हो गए, नीचे तक पैगाम कैसे जाएगा? थ्रू नर्व्स, और वो फ्रेनिक नर्व और इंटरकोस्टल नर्व्स। फ्रेनिक नर्व टुवर्ड्स डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल नर्व्स टुवर्ड्स इंटरकोस्टल मसल्स। कितनी इंटरकोस्टल नर्व्स होती हैं? 11 एग्जैक्टली 11 पेयर्स होते हैं या 11 नर्व्स होती हैं? 11 पेयर्स होते हैं। एग्जैक्टली। सो अगर मैंने आपसे पूछा था कितनी नर्व्स होती हैं, तो आपको 11 का डबल बताना चाहिए था, दैट इज 22। 22 ओके, हाँ 11 पेयर्स। ठीक है, तो इंटरकोस्टल नर्व्स आपकी कितनी होती है? मैंने एक फ्रीनिक नर्व एक सिंपल सी यहाँ दिखाई हुई है कि ये देखिए डायरेक्टली आ रही है, तो मैं आपको ये पूरा पाथवे दिखाना चाह रही थी, बस मैं रिमाइंड करा रही थी ये पूरा पाथवे फॉलो होता है। ओके और ठीक मैं है। सिर्फ ये बता रही थी कि हमारे पास यहाँ पे, आपको याद होगा हमारे कीमोरिसेप्टर्स यहाँ पे लोकेट थे, जैसे इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, जी वो एक जी बहुत जी जी मजे की लोकेशन थी। ये देखिएगा हमारे यहाँ कीमोरिसेप्टर्स लोकेट थे। लेकिन कीमोरिसेप्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये तो तभी ट्रिगर होंगे ना जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई होगा, हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। अब तो मैं एक्सरसाइज में तो ये तो चालू ही नहीं होते, जी 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 जी। एक्सरसाइज में तो इनके पास सिग्नल ही नहीं आता। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, जब एक्सरसाइज में इनके पास तो सिग्नल नहीं आया, तो आपके न्यूक्लियस एम्बिगस ये वाला, आपके डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? तो महापारा ने हमारी कैंपेन क्लियर की है कि हायर सेंटर से सिग्नल्स आते हैं, ऐसे ही है कॉर्टिकल एरियाज से। अब कॉर्टिकल एरियाज को सिग्नल कहाँ से जाते हैं? तो वो हमारे हमारे मैंने प्रोप्रियोसेप्शन अभी दिखाई है। जी जी वो मसल मूवमेंट। जी हाँ, वो असेंडिंग ट्रैक है, ठीक है, वो आपके हायर सेंटर तक जा रहा है। ओके ओके। तो आपके आगे ये कॉर्टिकल, आपके ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, हायर सेंटर आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, आपको जो मिड ब्रेन है और जो आपका हैंड ब्रेन है, ये आपके हायर सेंटर में नहीं आते, क्योंकि ये मोस्टली इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं। जो आपका हायर सेंटर ये वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जी तो उस वक्त मैंने आपको ये सारे पाथवेज लास्ट टाइम दिखाए हैं कि ये देखिएगा, हमारे पास ये वीआरजीज है, हमारे पास ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और ये ऊपर पॉन्च होता है, लेकिन ये अपर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा है, फिर वेंट्रल ये लगा हुआ है, और ये देखेंगे ऊपर से सारे नर्व फाइबर्स आ रहे हैं ट्रिगर करने के लिए, ये ट्रिगर हो गए हैं, अब नीचे जा रहे हैं। ये रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है, यहाँ पे हमारे डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, ये उसको ट्रिगर करते हैं। आगे ये नर्व फाइबर्स वो जंक्शंस बनाते हैं। जंक्शन जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं लेटर ऑन जंक्शन आपको दिखा दूंगी। अब ये तो जिस तरह से ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करें, ये तो मैंने आपको पूरा एक वो कनेक्टेड दिखाया हुआ है ना, कि आपके कौन कौन से एरिया से कौन कौन सी ये सारी क्रेनियल नर्व्स हैं। तो ग्लोसोफ्रिंजियल और जो आप लोग बात कर रहे थे ना, वो वेगस नर्व। अब इसमें टाइम हमारा काफी निकल जाएगा, बट स्टिल इट्स ओके, मैं क्लियर कर दूं। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है ना वो। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर से जाती हैं गाइस। ओह यस, हाँ मैंने एडोट किया था, ठीक है हाँ।
आई डोंट नो मेरा वो पिक्चर कहाँ है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का। ये देखें, ये आपके पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कहाँ होते हैं, मुझे ये बताएं जरा जल्दी से। कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज। ओके ठीक है, तो कैरोटिड बॉडी में हमारे पास, ये कैरोटिड बॉडी में पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हो गए, चलें ठीक है, ये तो पर्टिकुलर सेल बॉडीज के ट्रिगर हो गई। फिर ये कैसे ट्रिगर होती है, मैंने आपको वो भी बताई थी, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैसे चालू होते हैं, ये हमने पढ़ा था। कंसंट्रेशन ऑफ आई गेस हमारे 14 डेज के गैप में आप लोग सब कुछ इवेपोरेट कर चुके हैं। देखिए लो PO2 होता था पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। यार पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है। टाइप 1 स्लोमस सेल्स, टाइप 1, टाइप 2 और फिर उसके बाद आपने सारा बताया था। टाइप 1 में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमारे पास ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स हैं, तो ये क्लोज हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, उसका पार्शियल प्रेशर। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो अंदर सेल डीपोलराइज हो जाता है, पोटेशियम चूंकि अकोमोडेट हो जाता है इसलिए। जी जी। फिर आगे आपको पता था कि सेल जब ऊपर हमारा पॉजिटिव यहाँ पे अकोमोडेट होना शुरू हो जाएगा तो सेल उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, लेकिन वो लेस नेगेटिव हो जाएगा, सेल डीपोलराइज हो जाएगा। तो डीपोलराइज होने से वो थ्रेशोल्ड पे जब जाएगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, जो कि वोल्टेज गेटेड है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज ओपन होते हैं। वो मैंने सारी डिस्कशन की हुई है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, वो थ्रेशोल्ड को टच करते हैं। आपको वो ग्रेडियंट याद होंगे, जिस तरह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कुछ रैपिड फायरिंग होती है और कुछ ग्रेडियंट पोटेंशियल होते हैं। खैर वो तो सारी न्यूरोलॉजी की बातें हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और फिर ये कैल्शियम अंदर आता है और फिर ये वेसिकल के साथ कंबाइन करता है सिनेप्सिस। फिर हमारे पास यहाँ पे सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, फिर वो जाके हमारे पास एक ग्लोसोफरेंजियल नर्व होती है, उसको ट्रिगर करता है। इतनी डिटेल में हमने बात की थी। ये डोपामीन है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, ये ग्लोसोफरेंजियल नर्व थी। या वेगस नर्व ले लें, वेगस नर्व वैसे यहाँ अटैच नहीं होती है, ग्लोसोफरेंजियल अटैच होती है। वेगस कहाँ अटैच होती है? लो ग्लोसोफरेंजियल, हाँ हमारी पेरिफेरल सिग्नलिंग दो नर्व्स के थ्रू मीडिएट हो रही थी। ग्लोसोफरेंजियल हमारी कैरोटिड बॉडीज पे आ रही थी, वेगस है वो हमारी ऑर्टिक आर्च पे थी। ओके ये लें, ये हमारी ऑर्टिक बॉडीज हैं, ये हमारी कैरोटिड बॉडीज हैं, ये वेगस नर्व है, मैंने सारा दिखाया भी हुआ है। आई डोंट नो आप लोग क्यों भूल गए, आप खुद देखें यहाँ पे ऑर्टिक बॉडी से ये वेगस नर्व जा रही है। और इवन इनफैक्ट माउस मूव करके मेरे फिंगर बहुत रब हो गई है और अभी मूव नहीं कर रही। और अब ये मैंने आपको पूरी ये दिखाई हुई है, ये ओह नो, ये ऑर्टिक बॉडीज देखें, ये नर्व का ट्रैक गाइस फॉलो कर लेते हैं आप लोग यार। ये वेगस नर्व है ये दोनों, और ये कहाँ से जा रही है ये देखें, ये ऊपर जा रही है, यहाँ किसको ट्रिगर कर रही है, ये आपका मिडल ऑब्लोंगेटा है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को ट्रिगर कर रही है। ये ग्लोसोफ्रेंजियल है, ग्लोसोफ्रेंजियल देख ले कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। फॉलो कर रहे हैं मेरा कर्सर? जी जी आप ही। ये ग्लोसोफ्रेंजियल है। इसको कंसंट्रेशन पे भी वो करते हैं ना, ट्रिगर करती है उसको, कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं। जी तो दोनों ही, वेगस भी जा रही है, ग्लोसोफ्रेंजियल भी जा रही है, ये दोनों अब और ऊपर जाके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये पेरिफेरल और सेंट्रल के दरमियान कम्युनिकेशन हो गई है। जी जी जी। आगे आपके डीआरजीज और वीआरजीज होते हैं, नीचे फाइबर आ जाते हैं। गाइस ये सिंपल मैकेनिक्स थी, इसका क्लिनिकल के साथ ऐसा जितना कोई रिलेशन नहीं था। मैं क्लिनिकल में हम डायरेक्ट डिजीज पढ़ते हैं, उसकी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट पैथोलॉजी में भी जा सकती थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए कि लेटर ऑन अगर मैं आगे जाके कहती हूँ कि अस्थमा का पेशेंट है, ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें यार कि ब्रेथलेसनेस न्यूरल मैकेनिज्म नॉर्मल ये है, ब्रेथलेसनेस की सिचुएशन है तो क्या अंदर हो रहा होगा। तो आप लोगों को थोड़ा विजनरी बनाने के लिए, थोड़ी इमेजिनेशन को स्पार्क देने के लिए ये सारी चीज डिस्कस की थी इतनी डिटेल में। आई डोंट नो आप लोगों ने इसको इवेपोरेट क्यों इतना जल्दी कर दिया है। आई होप सो शायद मेरे बताने में थोड़ी सी कमी होगी। इट्स ओके, वी विल ट्राई टू कवर। तो ये हमारे पास पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर थे, और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर अगर आप देखें ये, और ये सेंसिटिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल भी फ्लक्चुएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्चुएट हो तो वो खुद ही ब्लड बैरियर को क्रॉस कर लेती है, वो खुद ही वहां चली जाती है, अंदर जाके उसने हाइड्रोजन आयन बना देने होते हैं, वो आपको पता है, वो जाके सीधा सेंट्रल को ट्रिगर कर देंगे। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कोलेटरल्स बना रहे हैं हमारे ये डीआरजीएस वीआरजीएस के साथ, वो फिर से नीचे फाइबर्स आना शुरू हो जाते हैं जो मैंने पीछे दिखाए हैं। जी जी जी। और बस हमने कोशिश की थी, लेकिन अब पता है चौथा सो एवरीवन वेलकम अगेन। हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट बढ़ कैसे जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज।
तो उसके लिए रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी सेंटर को चालू करना जरूरी है। तो वो चालू तब होगा जब उसको कोई स्टिमुलस मिलेगा। तो स्टिमुलस पहले हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में यूजुअली फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर करती हैं। तो उसके बाद जो है हमारे हायर सेंटर्स होते हैं, कभी कभी वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी तो एक पोटेंशिएटेड सिग्नलिंग आती है हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स के थ्रू, हमारे मोटर फाइबर्स के थ्रू, जो कि फिर फ्रेनिक नर्व है, हमारे इंटरकोस्टल नर्व्स एक्टिवेट होती हैं। लेकिन एक्सरसाइज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सरसाइज में सीधे सीधे हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आगे फिर काम चालू करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास वहां पे रेस्पिरेटरी सेंटर तो ट्रिगर हो गया एक्सरसाइज में, वो आपको समझ में आ गया कि डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं और असेंडिंग ट्रैक्स हैं। हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स हैं, वो वाले जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नलिंग है वो हमारे असेंडिंग ट्रैक्स होंगे, और जो हमारे वो पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवेज होते हैं हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स आपने देख लिए हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर ट्रिगर हो रहा था। तो यस, आगे आपको नॉर्मल मैकेनिज्म बताया कि हमारे पास से मोटर फाइबर्स आएंगे। तो आगे अब ये हमारे पास जो विजुअल है, इसको यहाँ ऐड करने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेस्पिरेशन का रेट बढ़ने के साथ साथ हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। ऐसा होता है? जी जी होता है। ऐसा क्यों होता है? Did you guys ever think why does it happen? आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी बढ़ रहा है, आपके हार्ट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप ही मेरे ख्याल से जो हमने बात की थी ना कि मतलब 5-6 चीजों पे इफेक्ट करती है, जो है ना वो 5-6 चीजों की वजह से जो है ना वो वेंटिलेशन इफेक्ट होती है। तो जहाँ तक बात है तो वो मेरे ख्याल से हायर सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं हार्ट रेट को इंक्रीज करने में, और मेरे ख्याल से बॉडी टेम्परेचर भी कोई इफेक्ट होता है कि मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहाँ सिग्नल आता है हायर सेंटर से वेसोमोटर सेंटर को। आपके ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंटर्स हैं जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एक रेस्पिरेटरी सेंटर है वो आपने पीछे देखा है, इस तरह ना हमारे यहाँ वेसोमोटर सेंटर भी होता है। एक छोटा सा उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, ये बिल्कुल ना न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरिस के साथ होता है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरिस वही है जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है। ठीक है, इसमें डीआरजीज और बीआरजीज है। अब ये आप छोटा सा देखिएगा, आप जब पूरे ब्रेन की हम वो एनाटॉमी देखेंगे, पूरे ब्रेन को उसके डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, तो जब आपको ये सेंटर्स याद होने चाहिए, उस वक्त हम डिस्कस ज्यादा करेंगे। अभी आप ये देखें कि हमारे पास ये वेसोमोटर सेंटर है, और ये वेसोमोटर सेंटर जो है ये कार्डियो रेगुलेटरी, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा में ही होता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरिस दैट इज योर रेस्पिरेटरी सेंटर। मैं बहुत आम जुबान में बता रही हूँ, बहुत ब्रॉड टर्म में बता रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेटरी न्यूरॉन होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर है। उसके एडजेसेंट एरिया में ही वेसोमोटर सेंटर। ठीक है, अब वेसोमोटर सेंटर क्या करता है? वेसोमोटर सेंटर अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये भी डिसेंडिंग फाइबर्स भेजता है। ठीक है, और वो डिसेंडिंग फाइबर्स ये देखिएगा नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वेसोमोटर ये नीचे आ रहे हैं हमारे पास। अब ये मोटर फाइबर्स आपके साइनेप्स होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, वेसोमोटर सेंटर किस चीज को ट्रिगर करेगा, अगर थोड़ा थोड़ा जहन में आ रहा हो? वेसोमोटर सेंटर मतलब ये जो ट्रैक्ट है सिंपैथेटिक नर्व जो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर करता है। ठीक है, वेसोमोटर सेंटर। ठीक है, और इसके साथ ही कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर होता है, कार्डियो रेगुलेटरी। ये वेगस नर्व। जी जी, मतलब मेनली ये होगा कि सिंपैथेटिक को करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो ब्लड वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। एग्जैक्टली, वेसोमोटर सेंटर आपका एक्टिवेट हो गया, डिसेंडिंग फाइबर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा कर्सर, ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं। अब आप देखेंगे प्री सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, आगे साइनैप करते हैं विद गैंग्लियन। ये हमारे पास
ये सिंपैथेटिक जी, से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं। अब यहाँ से देखें कहाँ जा रहा है ये सिग्नल, टुवर्ड्स हार्ट, आपके एसए नोड जी, पे, साइनोएट्रियल नोड पे। अच्छा अच्छा। वहाँ क्या करेगा, ऑटो रिथमिसिटी को पोटेंशिएट कर देगा। आपके साइनोएट्रियल नोड यस। पेसमेकर सेल्स है वहाँ पे मौजूद। पेसमेकर सेल्स क्या होते हैं, group of neurons that have an जी जी that has an ability to undergo simultaneous depolarizations। यस। वो खुद ब खुद जी ऑटोमेटिक डीपोलराइजेशन शो करते हैं। वो आपको पता है, मैंने खुद ब खुद बताया था आपको कि इनमें लीकी चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से खुद ब खुद ही डीपोलराइज हो जाते हैं। वरना दूसरे सेल जैसे हैं, जैसे आपने वो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर देखे हैं, वहां कोई सिग्नल हाँ क्या है तो वहां पे कैल्शियम अंदर आया है और सेल ट्रिगर जी हुआ। लेकिन इनके यहाँ लीकी चैनल्स होते हैं, वो पेसमेकर सेल्स होते हैं, वो मैंने आपको बताया था, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर होते रहते हैं। अंडर को डीपोलराइजेशन ऑटोमेटिक साइमल्टेनियस। इसको मैंने आपको एक अच्छी सी टर्म पेसमेकर सेल्स की डेफिनेशन लिखवाई है। खैर, तो हमारे पास यहाँ पे ये हार्ट रेट बढ़ जाएगा। जी क्या ख्याल है, हार्ट रेट आपका अंडर कंट्रोल ऑफ एसए नोड है ना। अब एसए नोड से आगे आपके सिंगुलर जी जाएंगे टुवर्ड्स एट्रियल फाइबर, फिर आगे आपका एवी नोड होता है, वो आपके वेंट्रिकुलर फाइबर्स, ऊपर केंजे फाइबर्स हैं, फिर आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये है वेसोमोटर सेंटर। अब इस तरह से एक्सरसाइज में ये होता है, आपका ये सेंटर पे ट्रिगर हो जाता है, इस सेंटर के ट्रिगर होने से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। वो मैंने आपको पाथ पूरा दिखा दिया। ठीक है। अब खाली सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्टिवेट होने से हार्ट इन्फ्लुएंस नहीं होगा, आपके वेसल्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके वेसल्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपको पता है सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट अगर हो जाता है तो फिर हमारा वेसल्स पे उसका क्या इफेक्ट आता है। कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे नॉरएपिनेफ्रिन आता है, ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल। नॉरएपिनेफ्रिन आता है, फिर कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो वो जनरलाइज्ड वेसो कंस्ट्रक्शन होगी। जनरलाइज्ड वेसो कंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि आपके वेन्स और आपके आर्टरीज दोनों ही कंस्ट्रक्ट करती हैं। जी, ठीक है, तो ये बात। जी जी, तो इसकी वजह से मेनली हार्ट रेट इंक्रीज होता है कि मेनली वेसोमोटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। जी हाँ, तो खाली एक्सरसाइज में जो है वो आपका रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ गया, लेकिन अब मुझे चले मैं एक सवाल करती हूँ आपसे। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट तो बढ़ गया हमारा, मतलब ये कि पहले अगर आप 20 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर रहे थे तो आप 30 टाइम्स पर मिनट जी। कर लेंगे, ऐसे ही होगा। हम्म अच्छा, अगर आपने इतना ब्रीथ कर लिया, अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारे, ठीक है आपने मुझे बता दिया कि कोई चेंज नहीं आता पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पे, लेकिन क्यों नहीं आता, मतलब we didn't discuss the reason, we should discuss that first, कि वहां क्यों कोई चेंज नहीं आ रहा। बिकॉज वहां कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए पेरिफेरल रिसेप्टर्स ना एक्टिवेट ही नहीं होते, और फिर सेंट्रल कीमो रिसेप्टर भी तभी चालू होंगे ना जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, एबनॉर्मल होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड का जी लेवल जी बढ़ेगा नहीं, वो ब्रेन में कैसे जाएगी। अब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर बिल्कुल। फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, तो फिर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट होंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनके ट्रिगर तो वही है। वो देखे ना, वो सेंसिटिव है उस चीज के लिए। तो अब अगर वो चीज तो नहीं हो रही ना, अब तो फिर या तो हायर सेंटर पे ये आ गया, ठीक है चल, और ये रैपिड जो है वो रिस्पिरेशन होना शुरू हो गई। हाँ ठीक है, मैं सारा यही पूछ रही हूँ कि उनमें कोई चेंज क्यों नहीं आता। देखिए मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, वो इसलिए कि ये बात ठीक है, आपने हार्ट रेट बढ़ा दिया, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, आपके मसल्स ना बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हालांकि आप देखें कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो नॉन एथलेटिक पर्सन होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा एक्सरसाइज कर ली वो फटीग्ड हो जाते हैं, और उनमें लैक्टिक एसिड, वो हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन हो गई है। लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन तभी होती है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है। एक तरफ हम कहते हैं ऑक्सीजन के प्रेशर में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये तो लैक्टिक एसिड अकोमोलेशन है। बिल्कुल। और जब और हम हम ये भी मतलब कह रहे हैं कि पुल रैपिडली अप्स या पुश अप्स करते हैं। एग्जैक्टली, हम कह रहे हैं रैपिडली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स हैं, उनको वो ऑक्सीजन रैपिडली यूटिलाइज करेंगे, इसके बावजूद ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं आ रही। और अगर आपके मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ख्याल है मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा नहीं? बताएं। जी तो जब मसल जी मेटाबॉलिज्म जी बढ़ तो जो मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका नहीं ख्याल कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जी
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी तो फिर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और CO2 वो क्या मसला है, वो क्यों आगे पीछे नहीं हो रहे? ये देखिएगा, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स तो इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं, और खैर ये हमारे पास बेरो रिसेप्टर रीसेटिंग है, आप लोग इसे कंफ्यूज ना होइएगा, ये कोई जरूरत नहीं है। सिंपैथेटिक सिग्नलिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस सभी बढ़ जाती हैं। अब मैं इसके साथ एक और सवाल उठा दूं, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी बढ़ेगी जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा। आपको पता है ना कंस्ट्रक्शन होगी, वेसो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया है ना। तो अब ये कंस्ट्रक्ट तो आपके सारे मसल कर जाएंगे। अब आपके मसल्स अगर कंस्ट्रक्ट ये आपकी सॉरी वेसल्स ही कंस्ट्रक्ट कर गई हैं, तो फिर आपके मसल्स तो बहुत रैपिडली काम कर रहे हैं, हाईली एक्टिव मसल हैं जो रिस्पिरेशन में मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब रनिंग पोजीशन में है ना, तो मसल्स रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो आपको याद होगा, एक्टिन मायोसिन के फिलामेंट्स मिलते हैं, उनके लिंकेजेस बनते हैं और फिर ब्रेक होते हैं, बनते हैं ब्रेक होते हैं। तो उनको तो वो तो बड़ी रैपिड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और जब आपने कोई ज्यादा काम करना हो तो हम भी देसी, जैसे हमारे पहलवान लोग होते हैं, देसी घी की रोटियां खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो भाई ये तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सारी वेसल्स, तो ये कैसे ब्लड सप्लाई करेंगे उसको? अभी मेरे ख्याल से मतलब मेन सिंपैथेटिक तो नहीं होगा ना। हेलो उस्मा, आर यू हियर? मेरे ख्याल से मेन सिंपैथेटिक नहीं होगा। अब वेसोमीटर सेंटर में वेगस नर्व को भी तो कुछ जानना चाहिए। वेगस नर्व तो सेंसरी फाइबर है भाई, मैं मोटर फाइबर्स की बात कर रही हूँ। सॉरी, नहीं मैं कह रही हूँ कि मतलब सिंपैथेटिक इतना मेन इन्वॉल्व नहीं होगा। हाँ, अस्मा ताब से बोल रही है, मुझे आवाज ही नहीं आई। हेलो नहीं आपकी। हेलो अस्मा बोलो। हाँ, मैंने पहले भी बोल रही थी, आई थिंक उसका कोई कनेक्शन प्रॉब्लम था तो मेरी आवाज नहीं पहुंची है। मेरे ख्याल में मैंने एक ये पॉइंट सोचा था कि जिस तरह जितनी नॉर्मल में चाहिए होती है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, उससे कम नहीं होता है। वैसे जो रिक्वायर्ड है ना ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उससे कम होता होगा, आई थिंक सो। आई एम वेरी अनक्लियर इन माय पॉइंट। नहीं, मैं एक जनरल सी बात करी, हमने डिस्कस किया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज नो सारी सुनी आपकी। हम लोग ये कह रहे हैं देयर इज नो चेंज। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता ड्यूरिंग, ये बात हमने ठप्पा लगा दिया। मैं सिर्फ जी ये जी। पूछ रही हूँ कि उसमें कोई चेंज क्यों नहीं आता। उसमें मैंने सवाल उठाए हैं कि भाई उसमें चेंज आना चाहिए, क्योंकि आपके तो मैंने सारे क्वेश्चन सुने और बाकी वो बहुत लाइक इम्पोर्टेंट टू नो है। हाँ, तो आप लोग मुझे बताएं ना, फिर आप लोग मतलब हाउ इज इट पॉसिबल इन सब के बावजूद हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चेंज आ रहा? व्हाई इज इट हैपनिंग? मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, मसल मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बहुत होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, आप ब्लड सप्लाई आपने रैपिडली देना है, इट्स ओके। लेकिन इस वक्त तो उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही बहुत बढ़ी हुई है। इनहांस रिक्वायरमेंट को आप कैसे फुलफिल करेंगे? From my side. This is what I was saying, let's play a game today. हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ, आई थिंक सो कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट दिमाग में कोई पॉइंट आ ही जाए, लेकिन Okay. मुझे नींद आ रही है वैसे। क्या एक पॉइंट ये भी है कि ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और लंग्स नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं, पर आप कंफ्यूज हो गई हैं, मेरा सवाल क्लियर है? सवाल बहुत क्लियर है लेकिन उसका आंसर क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन जवाब में कंफ्यूज और मुझे नींद आ रही। वो हम अपने दिमाग को स्ट्रेस देते हैं ना, तो वो उसको फ्रस्ट्रेशन पसंद नहीं है, तो फिर वो कहता है कि भाई हटो, क्या किस मुसीबत में पड़े हुए हो। लेकिन मैं आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट मी डिस्कस दिस पॉइंट। हमारा क्या बड़ा था अभी तक? अब ज्यादा क्लियर होगा। अब हमें तक कहाँ पहुंचे थे? ऐसा मैं ये चीज फौरन बता के भाग सकती थी यहाँ से कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, नॉर्मली जो टीचर्स बताते हैं, बिकॉज फिजियोलॉजी हमारा ऐसे इतना में इम्पोर्टेंस हम शायद हम लोग नहीं देते।
तो अगर मैं बता के भाग सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे सवाल इसलिए किया है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग, तो यू गाइस मस्ट बी क्लियर इन योर आंसर्स एंड इन योर क्वेश्चंस एंड इन योर नरेशंस। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ से वेसोमोटर सेंटर एक्टिवेट हो गया, यहाँ से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया। तो जब तो अब इस रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने का फायदा क्या हुआ जी? हमारी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन ज्यादा हो गई है, रेट और उसकी एक्सटेंट भी। हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है और ज्यादा CO2 बाहर जा रही है। तो दिस इज जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इतनी प्रोड्यूस समझ आ गई थोड़ी थोड़ी। अब देखें ये नॉर्मल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्टीरियल ब्लड में 40 मिलीमीटर मर्करी, थ्रू आउट एक्सरसाइज ये 40 मिलीमीटर मर्करी ही रहता है, इसमें प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं आता, ना पॉइंट्स में ना होल डिजिट्स में। लेकिन वीनस ब्लड के साइड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 46 मिलीमीटर मर्करी हो जाता है, ग्रेटर देन। तो अब ये बात अपने जहन में रख लें कि देयर इज नो चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड। ओके, ओनली आर्टीरियल और वेनस में आता है। Yeah, there is a change in the concentration or in the partial pressure of oxygen, of carbon dioxide and oxygen in the venous blood, guys. Okay. What happened in the venous blood? Actually, there is. अच्छा, अभी जब मैं अपनी जरा कंफ्यूजन क्लियर कर लूँ, एक अभी जब आपने कहा ना कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो गया, रेट और एक्सटेंट ऑब्वियसली ज्यादा हो गया, तो ज्यादा CO2 हम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे और O2 अंदर आएगी, तो एक ये भी शायद वजह हो सकती है कि वो साथ साथ मैनेज होती जा रही है प्रेशर। लेकिन आई थिंक सो दिस Exactly, this is where मैं जहाँ चाह रही हूँ कि प्लीज कम ऑन हियर एट दिस पॉइंट। अब देखें, अब एग्जैक्टली यू गॉट द पॉइंट। अब हमारे पास क्या बोला तुमने? जी महापारा, मैं क्लियर करती हूँ बच्चे, मैं क्विकली क्लियर करती हूँ। जी करें। वीनस ब्लड जो है 46 मिलीमीटर मर्करी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन दिस, नॉर्मली इतना होता है, ड्यूरिंग सेक्स विल बी ग्रेटर देन दिस। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इन वीनस ब्लड कितना होता है? 40 नॉर्मल, ठीक है। ये चीजें आगे पीछे होती हैं, ये देखें इसका आर्टीरियल ब्लड में इतना होता है, लेकिन ऑक्सीजन का होता है ये वीनस ब्लड में यही, ठीक है। अब ऐसा करें, तो मैं बोल रही हूँ ना, इसको नोट कर लें। हमारे पास वीनस ब्लड में नॉर्मल PCO2 इतना होता है, और नॉर्मल वीनस ब्लड में ऑक्सीजन जो PO2 होता है वो हमारे पास 40 होता है। लेकिन ड्यूरिंग सेक्स क्या होगा, ये ग्रेटर देन 46 हो जाएगा, वो लेस देन 40 हो जाएगा, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड में 100 मिलीमीटर मर्करी होता है ऑक्सीजन का, वो 100 ही रहेगा। ये 40 है, ये 40 ही रहेगा, वो 100 है, वो 100 ही रहेगा, उससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ना। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लेस देन 40 हो जाएगा। अब बात सारी ये है कि यहाँ पे ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी वीनस ब्लड में, ठीक है, और आपका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ गया। तो अब ये है कि जितनी एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है ना, अब क्योंकि मैं बता रही हूँ ना पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड तो मोस्ट ऑफ द टाइम कंसंट्रेशन। अब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है तो आप रैपिडली ब्रीथ करेंगे, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है यू विल पफ इट आउट। इससे पहले कि ये ब्लड से आपकी आर्टीरियल ब्लड में जाए, उससे पहले ही आपकी बॉडी से बाहर चली जाएगी। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने लास्ट टाइम आपको कैपिलरीज दिखाई हूँ, ये पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं, इन्होंने ये लेबलिंग गलत की हुई है। आप यहाँ पे वीनस ब्लड रखें, ये वीनस एंड रखें, ये आर्टीरियल एंड रखें, ठीक है। आप लोगों ने करेक्शन ठीक है, करेक्शन अपने दिमाग में रखनी है आप लोगों ने। जी जी। और यहाँ पे सपोज कर लेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में आपको पता है ना, अगर आई विश मेरे पास कैपिलरीज हो, come on, I do have capillaries. Where is it? Oh yes, here's it. Look, सपोज करेंगे पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज ये है, ऐसे ही है। जी जी। ये पिक्चर आपको मैं क्यों यहाँ डाली, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये आपका आर्टीरियल ब्लड है, ये आपका वीनस ब्लड है, और ये आपकी कैपिलरीज है, और यहाँ दाएं बाएं टिश्यूज है। मापारा आप जाग रही हैं और और आपने जी मैं जाग रही हूँ, मुझे लगा स्लीप में चली गई हैं। नहीं। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, ऐसे ही होता है, और ये कैपिलरीज होती हैं, यहाँ से निकल के ऑक्सीजन ने भागना है टुवर्ड्स टिश्यूज, ठीक है। और ये हमारा आर्टीरियल ब्लड है, ये वीनस ब्लड है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा चेंज, यहाँ पे होगा ना चेंज। जी देखें ना,
ये यहाँ से ब्लड आ रहा है, ऐसे मूव करें कर्सर, जैसे मेरा जा रहा है, ये ब्लड आ रहा है, जी जी ये गया यहाँ तक, टिश्यूज में जाएगा, ऐसा हुआ यहाँ से। यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर नॉर्मली था, एलविल ऐसे एज सपोज है ना, यहाँ नॉर्मली था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल जो मैंने पीछे बताई है, यहाँ आई है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आया ये सारा नॉर्मल ब्लड ना, यहाँ टिश्यूज थे। अब क्या किया भाई, टिश्यूज में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा थे, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या वो डिफ्यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में आ गई, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ब्लड में आ गई ना, कैपिलरी के ब्लड में आ गई, आर्टरियोल्स के ब्लड में नहीं जाइएगा, मैं कैपिलरीज की बात कर रही हूँ, जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, यहाँ आ गई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ गई, टिश्यूज में चली गई, और मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी। अब जो ब्लड यहाँ पे आएगा ना वीनस एंड पे, तो अब आपका क्या ख्याल है यहाँ, हाँ बताएं बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा। नॉर्मली जितना होता है 46 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, नॉर्मली ऐसे ही होता है, टिश्यूज देते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान इतनी ज्यादा देंगे कि पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ होगा। जी अब हमारे पास वीनस ब्लड आ गया, ये अब ये वीनस ब्लड कहाँ जाएगा, ये आपकी वेना केवस में जाएगा ना, और वहां से आपका हार्ट किधर गया, टुवर्ड्स हार्ट जाएगा फिर। ये रहा आपका हार्ट, यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स हार्ट, ऐसे ही है, ये आपके राइट एट्रियम में जाएगा, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, अब ये पल्मोनरी आर्टरी आपके यहाँ से जाएगा आपके लंग्स में, ठीक है, ऐसे ही है। अभी आपका आर्टीरियल ब्लड नहीं चालू हुआ गाइस, ये वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड गया आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लंग्स के ऊपर गया है, लंग्स में जाएगा यही ब्लड, और ये वो पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी जहाँ जाएगा, जो मैंने कैपिलरीज अभी दिखाई है आगे, वो जोड़ लें, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में यहाँ नहीं कर सकती, वो पल्मोनरी कैपिलरीज आ गई, यहाँ पे आपके लंग्स होंगे, ये साइडों पे होंगे, सॉरी वो जाएंगी दोनों तरफ, तो वो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। अब ये जो ब्लड यहाँ पे आया जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ज्यादा है, वो पल्मोनरी कैपिलरीज में इस वक्त है ना। अब जी 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 समझ आ गई, हाँ जी मुझे काफी अच्छे पॉइंट क्लियर है। वो जो वेन हमने निकाली है अभी एंड पे, वो वेन वो समझ लेना, वो वेन देखे ना, वो वेन मिली यहाँ पे आई, वो वही वाला ब्लड आ रहा है ना, इधर यहाँ से ट्रेवल कर रहा है ना, ये तो मैं ब्लड का ट्रैक दिखा रही हूँ सिर्फ, जी वो ब्लड ट्रेवल कर रहा है ना, वही वाला ब्लड है ना जो अभी हमने वहां वेन में एंड किया है पीछे, हाँ जी हाँ जी वही वाला राइट वेना के पास से आ रहा है टुवर्ड्स राइट एट्रियम, वही वाला ब्लड जो भी हमने डिसाइड किया जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज्यादा ही खराब हुई हुई है ना। जी 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 हाँ जी। अब ये ब्लड जा रहा है लंग्स की तरफ, अब ये अभी आपका वीनस ब्लड ही है, लेकिन इस वक्त ये जो अब देखें आप मेरे पास लंग्स में वहां क्या है, लंग्स में बाहर से हवा आई हुई है ना जी, और वहां क्या, ये आपका वीनस ब्लड है, सॉरी ये आपका वीनस ब्लड है। अब वो पल्मोनरी कैपिलरीज है ना, उसको भुला दें, सॉरी ये आपका वेनस एंड ही होगा, ठीक है, ये वेनस एंड में यहाँ पे है आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा निकल गई बाहर, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई अंदर, अब ये ब्लड आकर आगे पल्मोनरी कैपिलरीज में जाएगा, आगे पल्मोनरी कैपिलरीज की क्या होगा, आर्टरीज होंगी ना, आर्टरीज होंगी, तो आर्टरीज के थ्रू क्या होगा देखे ना, अब वो आपके पास पल्मोनरी वेन होती है, उससे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ जाएगा, फिर बाकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इससे पहले कि आपका वो ब्लड नॉर्मल जिसमें वो वीनस ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी, वो आपके आर्टीरियल ब्लड के साथ मिलता, इससे पहले वो उसमें आने से पहले एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल चुकी है बाहर, एक्सचेंज ऑफ, हाँ ठीक है, तो वो आपके आर्टीरियल ब्लड में आई ही नहीं है, जो आपके एक्स्ट्रा तो निकल गई, तो जो आई है वो नॉर्मली अब आ गया, इस तरह से वो वाली बात भी समझ में आ गई ना कि हाँ जिससे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है प्रेशर में, तो वो बाहर निकलती जा रही है, एक्सचेंज होता जा रहा है गैसेस का, इस तरह से आपके आर्टीरियल PCO2 में और O2 में तो कोई फर्क ही नहीं आया फिर, ठीक है ओके। हमारा आपने फॉलो कर दिया कि हमारा आर्टीरियल ब्लड में फ्लक्चुएशन क्यों नहीं आई। जी जी बिल्कुल, मुझे अब मुझे सारा पॉइंट क्लियर है।
मुझे क्विकली रिवाइज करके बता दें कि हमारा आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सरसाइज में क्यों फ्लक्चुएट नहीं होता, इवन दो वी हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लेकिन प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होता आर्टीरियल एंड पे, क्यों नहीं होता? आपकी जो वेनस ब्लड है ना, मेनली उसमें चेंजेस आती हैं कि जब जो कैपिलरी बेड होता है ना, उसके पास जो टिश्यूज होते हैं ना, वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं कैपिलरी से। तो जो वेनस ब्लड है ना, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान ऑब्वियसली टिश्यूज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो है ना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वेनस ब्लड में डालेंगे और जो ऑक्सीजन है वो वहां से उठा लेंगे। तो इस तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और फिर जब जो है ना वो वेनस ब्लड जो है वो ऑब्वियसली वेन से होता होता वेना केवा में जाएगा और फिर वहां से राइट एट्रियम में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वहां से पल्मोनरी वेन से होके लंग्स में जाके वहां से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा इन एंड आउट। तो वहां से फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर वो आर्टीरियल ब्लड में नॉर्मल कंसंट्रेशन होगी जितनी होती है। जी जी बिल्कुल, बस सिंपल सी बात, ये सारी याद रखें, सारी बात इतनी लंबी होती है, उसका खुलासा सिर्फ यही है कि आपके पास एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिफोर एंटरिंग इनटू द, इससे पहले कि आर्टीरियल ब्लड में एंटर हो, वो एल्विलाई के रास्ते पफ आउट हो जाती है बाहर, आपके वेनस ब्लड में भी होती है, ठीक है, वो पफ आउट होगी बाहर, और आप आगे जो आपका आर्टीरियल ब्लड आएगा, इस तरह से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। और जो हम रैपिड ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, वो इसीलिए कर रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, आप रैपिडली ब्रीथ करते हैं तो वो इंस्टेंटली जितनी प्रोड्यूस होती है वो साथ साथ निकलती जाती है क्योंकि अगर आप स्लो ब्रीदिंग करेंगे, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड जिस रेट से प्रोड्यूस हो रही है उस रेट से एक्सेल ना हो, तो जिस रेट से प्रेशर में डिफरेंस आ जाए। एग्जैक्टली सपोज हमारी जी समझ आ गई पॉइंट, ठीक है आप चलें। जी, जिस रेट से प्रोडक्शन हो रही है उसी रेट से उसकी एक्सेलेशन हो रही है। तो रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने का पर्पस ये, रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने से हमें उसका पर्पस ये हुआ, चले उसके बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रैपिडली पम्प्ड आउट होती चली जाएगी अगर रैपिडली प्रोड्यूस हो भी रही है, तो इस तरह से आपका आर्टीरियल एंड जो है ना वहां पे कोई चेंज नहीं आती। और चूंकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है ना वो सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स आर्टीरियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, आर्टीरियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन चेंज ही नहीं हुई, मैंने आपको बताया कि वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड पफ आउट हो गई है, जितनी ऑक्सीजन कम हुई भी थी वो एल्विलाई के रास्ते जो है वो वहां से ऑक्सीजन आ गई हमारे ब्लड में जितनी हमें चाहिए। आपको पता है ना वो आई विश मेरे पास व्हाइट बोर्ड होता, हमारे पास जो एल्विलर ब्लड होता है ना, अब मेरे पास ये पिक्चर भी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास जो एल्विलर ब्लड होता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? एल्वियोलर ब्लड में 100 होता है। तो अब आप देखें हमारे जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी वेन में हमारा ब्लड गया, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था अभी जो हमने एक्सरसाइज में भेजा? मतलब 40 से कम हो जाएगा जी, वो लेस देन 40 होता है ना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कम हो जाएगा, वैसे नॉर्मली 40 होता है लेकिन एक्सरसाइज में कम हो जाएगा। जी, एक्सरसाइज में कम हो जाएगा। अब देखिए वहां एल्विलाई में हमारे पास 100 है जी, और हमारा जो वेनस ब्लड है वहां कितना है? लेस देन 40 है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो फिर ऑब्वियसली एल्विलाई से लेना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा गैस। हम वो पफ आउट कर देंगे ना CO2। क्या पफ आउट कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ना, उसको पंप आउट कर देंगे। ठीक है, वो हमने पफ आउट कर दी, ठीक है जरूर। तो अब मुझे ये बताएं ना, हम तो अभी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन जो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो वहां से यहाँ पे ट्रैवल करेगी एल्वियोलर ब्लड टू, कब तक ट्रैवल करेगी?
जब जब तक तक मेंटेन नहीं हो जाएगा बैलेंस, एग्जैक्टली एक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा। ये देखें, ये पल्मोनरी ब्लड है आपका, पल्मोनरी आर्टरी मिक्स वेनस ब्लड हो गया ये। जी जी जी। ठीक है, जिसमें मैं बता रही थी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली 46 होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, ग्रेटर देन 46। ये नॉर्मल पिक्चर है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये एक्सरसाइज वाली नहीं है। एक्सरसाइज को छोड़ें यार, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसी भी सूरत में बढ़ सकता है। आपका मसल का मेटाबॉलिज्म अगर किसी भी वजह से बढ़ा हुआ है ना, तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हुआ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। तो अब हमारे पास यहाँ देखेंगे वेनस ब्लड है जो मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही है ना, और मैंने कहा ऑक्सीजन का लेस देन 40 होगा, ऐसे ही है। और ये हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, आगे ये ब्लड हो गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन, यहाँ से अभी पल्मोनरी वेन से जाएगा हार्ट में, और हार्ट में जाएगा तो फिर पंप होकर पूरी बॉडी में चला जाएगा, ऐसे ही होता है ना। और हमारे पास यहाँ एल्विलाई होती है। अब एल्विलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, चलेंगे ये देख लें। ये एल्विलाई सोच लें, सपोज करें 102 है, यहाँ 40 है। ऑक्सीजन तब तक यहाँ से एल्विलाई से इसके अंदर आती रहेगी जब तक ये प्रेशर बराबर नहीं हो जाएगा। इसका मतलब जब ये वाला, अब जब यहाँ से ये डिफेन का प्रोसेस होगा, तो जब तक ऑक्सीजन यहाँ पहुंचेगी उसका प्रेशर बराबर हुआ होगा। आप देखें ये 102 था, ये आर्टेरियल ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो भी 102 है। ओके ठीक है। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 हमारे पास यहाँ था ना, 46 से ज्यादा था, लेकिन आपके एल्विलाई में नॉर्मल कितना होता है, 40 होता है, ऐसे ही होता है। 40 ये तो वो वहां पे ट्रबल ये तब तक डिफेन उधर करेगी जब तक पार्शियल प्रेशर बराबर नहीं हो जाएंगे, बराबर नहीं हो जाएगा, बाकी जाकर अब आप ये देखें, ये 40 ये अगर ये 40 यहाँ पे ये नॉर्मल एयर है जो आपके एटमॉस्फेरिक एयर है, ये आपके एल्विलाई में वो है, और ये आपकी वो एयर है जो आपकी, ये वो ब्लड है, ये उस ब्लड में कंपोजिशन है गैसेस की, ये आपकी बॉडी से ब्लड आ रहा है। अब ये तब तक डिफ्यूज होते रहेंगे जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता इस, और ये डिफ्यूजन चलती रहेगी। जब ब्लड यहाँ तक पहुंचेगा तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी 40 है यहाँ पे, ये आपके एल्विलर का, ये एल्विलर है। जी जी, तो यही हो गया ना बात। अब मैं यही तो बोल रही हूँ कि अब ये बेशक 46 है या 46 से ज्यादा है, जब तक इसने आर्टेरियल ब्लड में पहुंचना है, इसने इसके बराबर होना है। अब अगर ये 40 से लेस भी थी ना ऑक्सीजन, तो जब तक 102 नहीं होगी, ये डिफेन का प्रोसेस जारी रहेगा जब तक यहाँ पहुंचेगी कंप्लीटली उसका इतना मिलीमीटर मरकरी अटेन हो चुका होगा, तो नॉर्मल ऑक्सीजन फिर आपकी आ गई। ठीक है, आपने जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम की थी, लेकिन आपका जो है वो एल्विलाई में, चूंकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, ये तो एटमॉस्फेरिक है, तो आप जितना मर्जी कंज्यूम कर लें इसको, लेकिन जब आपको दोबारा आपके आर्टेरियल ब्लड में मिलेगी तो आपको ऑक्सीजन पूरी तरह से सैचुरेटेड ही मिलेगी, पूरी मिलेगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आप जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर लें, वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से वो पफ आउट हो जानी है ये एल्विलाई के रास्ते। तो जब तक यहाँ पहुंचेगी तो उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का नॉर्मली होगा, जो आम रूटीन में होता है। आप बेशक एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ का एल्विलाई में चेंज नहीं होगा, वेन्स में चेंज होगा। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया कि ये मैकेनिक्स क्या है। ये पार्शियल प्रेशर यहाँ हमारे पास हुआ, जरूर इफेक्ट हुआ है, क्योंकि हम ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो बहुत नीचे चला गया था। ये हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, ये बहुत ऊपर आ गया था, लेकिन फिर बाद में ये बैलेंस कैसे हो गया। तो आपके आर्टेरियल ब्लड में जो गया है ना, अब आर्टेरियल ब्लड में ये इतनी ही, ये यही मिलीमीटर मरकरी रहेगा प्रेशर। आप बेशक एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे, नॉर्मल भी इतना ही है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी इतना ही रहना। ठीक है, और आपके जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स है ना, दे आर सेंसिटिव टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इससे कम होता है ना, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। अब जब आप एक्सरसाइज में, इसने कम होना ही नहीं है, इसने इतना ही रहना है, वो ट्रिगर होंगे? कभी भी नहीं होंगे। इसीलिए तो यही मैं कह रही थी कि पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर चालू ही नहीं होंगे। जब वो चालू नहीं होंगे, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कैसे चालू होंगे? हाँ, वो भी नहीं होगा, वो उसी से होते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी नॉर्मल है आर्टेरियल ब्लड में। हाँ, उसने एक्सपोजिट की भी कंसीडरेशन नहीं की है जाके दोनों, सेंट्रल, और वो दोनों सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड, इन आर्टरी का ब्लड। यस, तो यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ना, तो वो आपके रिसेप्टर ट्रिगर होंगे। इसलिए एक्सरसाइज में वो दोनों नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, क्योंकि आपकी ये कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट नहीं होती ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसलिए आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो कोई, वो अलग बात है अगर आप जो है वो किसी ऑब्स्ट्रक्टिव, यहाँ आगे मैं आपको डिजीजेस पढ़ाऊंगी, लंग डिजीजेस होती हैं। अगर मैंने अभी डिजीजेस स्टार्ट कर दी, आई एम थिंकिंग कि मैं अभी आपको बता दूं
ऑब्स्ट्रक्ट, तो उसमें आपके पास ये होता है, आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर जो है ना वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। फिर वहां पे आपको आती है ब्रेथलेसनेस की सिचुएशंस आती हैं, आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है। ठीक है, आप लोग बात समझ रहे हैं? वो पैथोलॉजिकल सिचुएशन होती है। तो इसका मतलब ये है नॉर्मली ये नहीं होता। एग्जैक्टली। तो एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज पैथोलॉजिकल सिचुएशन नहीं है गाइस, बॉडी ने आपको बैलेंस किया हुआ है, वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो आप करते हैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। तो हमारे अंदर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और जो इतना और जब ये इतना ज्यादा हो जाता है ना तो हमारे रेस्पिरेशन का रेट बहुत बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है ताकि ये जल्दी जल्दी पफ आउट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुई हुई होती है और ये बहुत ज्यादा कम हुई हुई होती है। वो इतना वो रैपिड जब इंस्पायर एक्सपायर करते हैं ना तो वो ये रैपिडली डिफ्यूज होती है ऑक्सीजन, और ये रैपिडली बाहर जाती है। और वो रेस्पिरेटरी रेट के बढ़ने के पीछे फिलॉसफी ये है सारी। अच्छा, तो उसने आर्टरीज में प्रेशर को फ्लक्चुएट नहीं होने देना, ना ऑक्सीजन के ना CO2 के। एग्जैक्टली, इसीलिए तो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग में देखें 46 होता है, ये 40 होता है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन अब तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपने नॉर्मल 20 मिनट पर मिनट 20 ब्रीथ पर मिनट ली ना तो फिर ये फ्लक्चुएट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन जिस रेट से होती है ना वो नॉर्मली उसी रेट से डिफ्यूजन होगी। तो वो तो अगर आपका नॉर्मल प्रेशर हुआ तो ठीक है इतना ही, लेकिन इस वक्त तो ये बहुत ज्यादा ना, तो अगर आपका डिफ्यूजन रेट नॉर्मली रहा इसका जो नॉर्मली होता है तो अब तो 30, तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन में जो है ना वो 30 टाइम्स आप ब्रीथ करते हैं पर मिनट, नॉर्मली 20 कर रहे होते हैं। तो वो इस तरह से होता है। खैर, मैंने काफी एक्सटेंसिव एक्सप्लेन कर दिए। सो दिस ऑल हैपेंस। अभी हमारा एक पॉइंट क्लियर हुआ है कि व्हाई देयर इज इंक्रीज इन द रेस्पिरेशन रेट। जी बस मैं बात क्लियर कवर कर दूं। एंड अगर हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़े नहीं बढ़ता, मतलब व्हाट्स एन अंडरलाइंग रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट इन रेस्पिरेटरी रेट। और रेस्पिरेटरी हमारा बढ़ क्यों रहा है? अगर बढ़ रहा है तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, मतलब वो कर क्या रहा है हमारी बॉडी के साथ, हमारे नॉर्मल मैकेनिज्म्स को वो कैसे मेंटेन करके रख रहा है। और फिर मैंने आपको एक और बात बताई है, हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। अब वो हार्ट रेट क्यों बढ़ जाता है, दैट्स अनदर फिलॉसफी। Okay, ठीक है, so I'm gonna complete this lecture right here.